स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टोरी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय रहेगा समास कि समास किसे कहते हैं। तो इसके लिए संस्कृत में शब्द आया है समसनः समासः। क्या शब्द आया है? समसनम समासः। यहाँ पर दो शब्द लिए गए हैं, सम और आस। सम का अर्थ है सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु। सम का अर्थ है समीप में, सम उपसर्ग का अर्थ क्या? समीप। आस मैंने बैठना, कि जब दो निकटवर्ती शब्द आपस में या पास पास बैठे तो उनको समास कहते हैं। तो संस्कृत में इसका अर्थ लेगा समसनम समासः। आगे से की व्याख्या देख लेते हैं। जब अनेक पदों का एक पद बन जाना समास कहलाता है। अनेक पद हैं, जैसे पितानि अम्राणि यस्य स। पितानि अम्राणि यस्य स, ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसमें अनेक पद हैं। इन अनेक पदों का एक पद बन जाना, पीताम्बरः बन जाना, क्या है? समास कहलाता है। कि अनेक पद हैं, वहाँ पर अनेक पदों का एक पद बन गया है तो वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण में दिया गया है पितानि अम्राणि यस्य सः में अनेक पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं, लेकिन इन सबका एक बन जाना, इन पदों का एक बन जाना क्या है? समास कहलाता है। फिर कहते हैं समास का अर्थ क्या है? संक्षेप में अपनी बात को कहना। और अनेक पदों का एक पद बन जाना क्या है? संक्षेप ही है। मान लीजिए बहुत सारे पद लिखे हुए हैं, उन पदों का एक पद बन गया, वो क्या है? संक्षेप में ही है, छोटे रूप में ही है कि बहुत सारे पद थे लेकिन एक पद बन गया, वो क्या हो? संक्षेप ही हो गया। तो संक्षेप क्या है? समास है। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप। फिर क्या था? समास का महत्व क्या है? किस लिए समास का प्रयोग किया जाता है? भाषा को सुंदर व संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस समास से क्या होता है? भाषा सुंदर होती है, संक्षिप्त रूप में मिलती है, इसलिए समास की आवश्यकता पड़ती है। तो कहते हैं समस्त पद। समस्त पद क्या है? जब समास प्रक्रिया में अनेक पदों से बने एक पद को समस्त पद कहते हैं। जैसे कि समास प्रक्रिया में अनेक पद होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या था? समास प्रक्रिया में अनेक पद थे, इनसे क्या हुआ? अनेक पदों से एक पद बन गया पीताम्बरः। तो पीताम्बरा क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए, जैसे माता च पिता च। ठीक है, ये यहाँ पर अनेक पद थे लेकिन अनेक पदों से एक समस्त पद बन गया, वह समस्त पद कहलाता है। इस समास प्रक्रिया में क्या कहा? अनेक पदों से बने एक पद को, ये एक पद है पित्रो पीताम्बरः, ये अनेक पदों से बने एक पद हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? समस्त पद कहलाएंगे। समस्त पद क्या है? जो अनेक पदों से बने होते हैं, उसे एक पद को समस्त पद कहते हैं। फिर कहते हैं समस्त पद बनाने के कुछ नियम है कि समस्त पद कैसे बनाते हैं। फर्स्ट नियम है कि पदों का परस्पर संबंध बताने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। मान लीजिए रामायः पति, रमायः पति, रमा में षष्ठी विभक्ति का क्या हुआ? लोप होकर केवल रमा पद शेष रहता है, जैसे रमापति। अब रमापति जो क्या है? एक समस्त पद है। इसका समास विग्रह क्या था? रमायः पति, कि रमा का पति। रमायः में षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया। समस्त पद बनाने का प्रथम नियम क्या है? कि पदों का जो संबंध बताने वाली विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, क्योंकि रमायः पति में रमा का पति ऐसा अर्थ जो बता रही थी, जो संबंध बता रही थी, वो विभक्ति षष्ठी विभक्ति थी। इस षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर क्या हो गया है? लोप हो गया है। तो केवल रमा पद शेष रहा, तो क्या रूप बन गया? रमा का पति। कि समस्त पद बनाने का पहला नियम क्या है? जो पदों का संबंध बताने वाली विभक्ति है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर रामा में षष्ठी विभक्ति का लोप होकर रूप बन गया रमापति। उसके बाद द्वितीय कहते हैं विभक्ति का लोप होने पर यदि संधि प्राप्त होती है तो वह संधि आवश्यक है। जैसे उदाहरण दिया है रमायः ईशः, रमा का ईशा मैंने स्वामी,
रमः प्लस ईशः, क्योंकि रमाया यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति थी, लोप हो गया क्योंकि हमें समस्त पद बनाना है। ठीक है, तो रमा प्लस ईशः और आ प्लस ई क्या हो गया गुण संधि में, ए हो गया, तो रूप क्या बन गया, रमेशः। ठीक है, तो कहते हैं विभक्तियों का अगर लोप होने पर यदि संधि प्राप्त होती है तो वह संधि क्या है, आवश्यक है। तो आ प्लस ई ए, तो रूप बन गया रमेशः। तो कहते हैं समस्त पद में अंतिम पद में विभक्ति का प्रयोग होता है, कि जो समस्त पद होता है इसमें अंतिम जो पद होता है इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। पूर्व पद में जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। जैसे रमः प्लस ईशा में, रमाया में षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया, लेकिन ईशा में जो प्रथम विभक्ति थी वो सेम रही, तो इसलिए रमा प्लस ईशा रमेशा बन गया। लेकिन इसमें अंत में जो विभक्ति थी उसमें क्या होता है, विभक्ति रहती है। जो अंतिम पद में होती है विभक्ति रहती है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। आगे उसके बाद समझ लेते हैं समास में कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। कि समास में एक से अधिक पद होते हैं तो इनमें पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहा जाता है। कि मान लीजिए रमापति, ये उदाहरण दिया है कि रमाया पति, रमा का पति। यह रमापति जो समस्त पद है इसमें रमा पूर्व पद है और पति उत्तर पद में है। कि रमा पूर्व पद है, पूर्व पद कहते हैं पहले के पद को, और पति उत्तर का पद है। इसमें दो पद दिए गए हैं, इसमें पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद, और बाद के पद को उत्तर पद। तो कहते हैं समास में विग्रह क्या होता है, कि समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना, पुनः से विभक्ति लगाना विग्रह कहलाता है। यह विग्रह ही समास के अर्थ को बदलाता है। मान लीजिए रमापति क्या है, एक समस्त पद है। अभी हमने इससे पहले का समस्त पद बनाने के नियम पढ़े थे कि रमापति एक समस्त पद है, इसको अलग अलग करके लिखना और इसमें विभक्ति लगाना क्या है, समास विग्रह। जैसे रमाया पति, रमा का पति, इससे क्या होता है, विग्रह से ही समास का अर्थ निकलता है। विग्रह से क्या होता है, समास का अर्थ निकलता है। यदि समास का विग्रह नहीं करोगे, अलग नहीं करोगे, उसका अर्थ कैसे निकलेगा। रमापति ही शब्द आपको ने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया इस पद को, लेकिन जब तक आप इसका विग्रह नहीं करोगे इसके अर्थ को कैसे जान पाओगे। इसलिए रमाया पति ये क्या है, समास का विग्रह। इस प्रकार आज हमने समास के परिचय को जाना कि समास क्या है, समास में समस्त पद कैसे बनाते हैं, और पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, और विग्रह क्या है।